हेलो दोस्तों, हियर इज योर राघव सर। कैसे हैं आप लोग? आज हमारे क्लास 12 के बच्चों का फिजिक्स का पेपर हुआ है, तो इसको हम एनालिसिस करेंगे। बहुत ही आसान सा पेपर था। देखते हैं बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं। आप भी हमारे साथ रहिए और इसको हम सॉल्व करेंगे। इस बार जो पेपर बना है इसमें सेक्शन ए वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, उसके बाद वाले सेक्शन तो बहुत ही इजी बने। मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना आसान पेपर आ जाएगा क्या, क्योंकि सीबीएसई का जिस हिसाब से पेपर था उस हिसाब से लगा कि यार पता नहीं थोड़ा सा कुछ अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। पेपर बहुत आसान आया है। अब आप लोग बताइए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो देखने के बाद में आप पता लगा सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और नीचे आपको बताना है कि हाँ सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन तो सीधे सीधे कि भाई क्या है परमिटिविटी की वैल्यू। तो परमिटिविटी की वैल्यू तो हर बच्चे को याद होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बाकी भी इसने कोई ऑप्शन रखे नहीं है कि भाई जिसमें कंफ्यूजन हो, ना ही इसकी डायमेंशन वगैरह यूनिट्स वगैरह अलग अलग रखी है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन और आसान, कलर कोडिंग का क्वेश्चन है लेकिन सिर्फ टॉलरेंस पूछा है। तो गोल्ड देखा हमने तो टॉलरेंस क्या हो जाएगा 5%। थर्ड क्वेश्चन भी इजी है लेकिन जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनके लिए, क्योंकि डेटा पूछा है। क्यूरी टेम्परेचर आयरन का, तो आयरन का कितना होता है 770 सेल्सियस होता है, तो ए वाला आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा 1043। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। आई इक्वल्स टू आपको गिवन है 200 साइन 6 पाई 60 पाई टी प्लस में π/6। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे विच इज 60 पाई। ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, तो कितना आ गया 60 पाई। पाई से पाई कट गया और ये कितना आ गया 30, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। आसान सी बात है। अगेन डेटा का क्वेश्चन जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनको आ रहा होगा। एफएम ब्रॉडकास्टिंग रेंज कितनी होती है 88 से 108 एमएच। फिर प्लस 2.5 डायप्टर है, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू 1/p 1/2.5। 2.5 100 से कर दो क्योंकि मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा दिया, तो ये कितना आ जाएगा 4, हाँ 4 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 4 पाई आपका पाथ डिफरेंस गिवन, फेज डिफरेंस गिवन है, पाथ डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है, क्या पता है हिंदी में अगर अपन बात करें तो कलांतर बराबर, मैंने हिंदी में याद किया हुआ इसलिए 2π/λ इंटू पथांतर। टेंशन मत लो, इंग्लिश में लिख लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा कलांतर मतलब फेज डिफरेंस, है ना, और 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस को के बोल देते हैं, यही हमको फाइंड करना है। ये कितना गिवन है 4 पाई इक्वल टू 2π/λ इंटू के। 2 पाई से पाई कैंसिल हो रही है 2 टाइम्स, तो 2λ आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, 100 वोल्ट गिवन है और आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना होता है 12.27 अपॉन में रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो नैनोमीटर में अगर कन्वर्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 1.227, और रूट वी की वैल्यू रूट ओवर 100 कितना आ जाएगा 10 से इसको करेंगे तो 0.1227 नैनोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हर बार ही पूछा जाता है आरबीएससी में ना। ऐसा ही एक आपके पास लॉजिक गेट का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, लॉजिक गेट का क्वेश्चन देखते हैं भाई। वैसे तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख के भी लॉजिक गेट का क्वेश्चन कर सकते हो, तब भी आपको आ जाएगा। ट्रुथ टेबल से आप पहचान लोगे कि भाई कौन सा है ना। एंड गेट है, और गेट है, नॉर गेट है या नैंड गेट है ना, या बुलियन इक्वेशन अगर आपको आती है तो उससे भी कर सकते हो। मैं बुलियन इक्वेशन से करके बता रहा हूं। एंड का क्या होता है बुलियन इक्वेशन, a इंटू ए, सेम दिया है ना इसलिए, और नॉट लगा हुआ है नॉट लगा दो। बी का क्या हो जाएगा b इंटू बी, और नॉट है तो नॉट लगा दो। और फिर आगे एक और नैंड गेट है तो इसका डॉट और ऊपर बार, तो इसको चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा a इंटू ए प्लस बी इंटू बी, बार पे बार, बार बार से बार बार कैंसिल, बार बार से बार बार कैंसिल, a प्लस बी, है ना। तो a आपका आंसर सही है। ये कौन सा गेट होगा, और गेट। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स वाले। फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार सही और गलत में कंफ्यूजन हो जाता है, पता नहीं मैच नहीं कर रहा, क्या करें क्या नहीं। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना। जैसे स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल है, इसके बाहर चार्ज होता है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो बस ये बात पता रखनी। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0, यही आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ना है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। फिर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। इन प्राइमरी रेनबो लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड इंटरनली, हाँ कितनी बार रिफ्रैक्शन होता है कितनी बार रिफ्लेक्शन होता है, तो एक बार रिफ्लेक्शन होता है, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ऐसा होता है ना, ये एक बार रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, इधर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे करके चलो, तो 1 1 ही लिखना था। नेक्स्ट, शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। ओहो वाओ ये पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। ये तो सारे बच्चे बना के आए होंगे, कंफर्म है, किसी ने नहीं छोड़ा होगा, है ना। आपने छोड़ा है क्या, बताना एक बार। राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। तो एक्सिस पे
एक्सिस पे आप डाइपोल की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो कितना आएगा, E इक्वल्स टू 2kp अपॉन में आर क्यूब, ठीक है ना। तो ऐसा, तो ये भी लिख सकते हो, सॉल्व करके किया होगा किसी ने तो टाइम वेस्ट किया है, डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल टू प्रोड्यूस अ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट अगर हमको बनाना है तो क्या चाहिए होता है, हमको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस चाहिए होता है, और उसको क्या रखना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में थोड़े टाइम तक रखना पड़ता है। तो दीज आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर इसने कहा है कि सेलेक्ट 2 पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। वैसे तो लिखा हुआ आ गया है ना, चलो खैर, सोडियम और एल्यूमिनियम होता है ना, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। एग्जांपल में लिखवाते हैं ना आपके नोट्स में कि एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो एक आधा इसमें से लिखवाया होगा, अगर कोई पढ़ के गया होगा तो उसने सही कर दिया होगा। चलो, राइट द नेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय वैक्यूम ट्यूब मैग्नेट्रॉन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट्रॉन, है ना। तो इसका आंसर क्या है, वैसे प्रोडक्शन अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर पढ़ा है तो आ रहा होगा, इसका आंसर है माइक्रोवेव, ठीक है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, अरे वाह क्या बात है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 28, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस इज योर आंसर। बहुत ही आसान से सवाल पूछे गए हैं भाई, क्या बात है। राइट द फॉर्मूला विच शोज रिलेशन बिटवीन फ्रेंजल डिस्टेंस, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड साइज ऑफ अपर्चर। ये फॉर्मूला होता है फ्रेंजल डिस्टेंस का a² बाय लैम्डा समथिंग, ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, नोट्स में लिखवाया हुआ है वैसे तो, ठीक है, रिजोल्यूशन पावर से पहले ना। चलो, राइट द नेम ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिस पॉजिटिव टाइप यानी टेट्रावैलेंट है तो वहां पे क्या होगा, टेट्रावैलेंट है तो एक्सेस ऑफ होल्स होगा वहां पे, एक्सेस ऑफ होल्स, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन हो गए, होल्स, तो माइनॉरिटी में कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। वाह, आसान सी बातें पूछिए। सेक्शन बी, फर्स्ट न्यूमेरिकल आ गया। चलो, तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, 2.2 इंटू 10 टू द पावर -9 जो है इसका वैल्यू है, एंड क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन बी। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है, देखो Q की वैल्यू आपको गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलॉम, और डिस्टेंस गिवन है कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ अपॉन में R, बस यहाँ वैल्यू रख दो, है ना। K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10 टू द पावर -9 अपॉन में D कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर -4, 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 2 बचा, 2 इंटू 10 टू द पावर 4। पोटेंशियल है तो क्या आ जाएगा, वोल्ट लिख दो, वोल्ट पर मीटर थोड़ी लिखेंगे। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। 3 पॉइंट चार्जेस वाली डेरिवेशन याद है, एक चार्ज को हम लेके आते हैं, यहां रखते हैं, उसकी वजह से वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। दूसरे चार्ज को लेके आए तो इसके अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना पड़ा, W2, है ना, और वो कितना हो जाएगा, इसका अमाउंट, लेट्स से इसका नाम Q1 था, इसका नाम Q2 था, तो चार्ज Q2 और पोटेंशियल ऑफ Q1, पोटेंशियल ऑफ Q1, तो वैल्यू क्या आ जाती थी, K Q1 Q2 अपॉन में इन दोनों का डिस्टेंस, दैट इज R12 या R21 जो भी ले लो, है ना। और वैसे ही कोई तीसरा चार्ज, क्योंकि 3 सिस्टम बनाने हैं तो तीसरा लेके आएंगे जिसका नाम है Q3, तो वो क्या हो जाएगा, इससे और इसके दोनों के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, विच इज W3, तो क्या हो जाएगा, चार्ज Q3 और पोटेंशियल ऑफ व्हाट, पोटेंशियल ऑफ बोथ Q1 एंड Q2, ठीक है। तो W3 इक्वल्स टू Q3 पोटेंशियल K Q1 अपॉन में R, कुछ भी ले लो, जैसे यहां से मेरे को 1 की बात कर रहे हैं तो R31 हो जाएगा, ये R32 हो जाएगा, तो R31 प्लस K Q2 R32, और फिर क्या करना है, लास्ट में इन सबको ऐड कर देना है, यही आपकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट, करंट इन द सर्किट। वाह, इतना आसान क्वेश्चन। सीधे क्या पूछा इसने, सेल्फ इंडक्टेंस, ये वाला फॉर्मूला E इक्वल्स टू माइनस का L di बाय dt, L की वैल्यू पूछिए। E कितना गिवन है, 200। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, वैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां लिख भी देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। L मुझे फाइंड करना है, di कितना गिवन है, 0.5 से 1 एम्पियर तक गिरती है ना। तो पहले 5 था, फाइनल माइनस इनिशियल, 1 - 5 करूंगा, अपॉन में L कितना हो जाएगा, 0.1 सेकंड, ठीक है। तो L की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ माइनस है, ये माइनस प्लस कर देगा, 4.1 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 20 अपॉन 4 दैट इज 5 हेनरी होता है इसका, है ना। नेक्स्ट है, वाओ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। राइट द स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ और लेंज लॉ। भाई फैराडे ने क्या कहा था, ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट और कॉइल देयर इज इंड्यूस करंट, है ना। इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है, कब प्रोड्यूस होती है, जब एक मैग्नेट ले लिया आपने और इसको भगा रहे हैं किसके आसपास, ये चक्कर मार रहा है, किसके चक्कर मार रहा है,
यहाँ पे एक कॉइल है, उसके चक्कर मार रहा है ना। तो ये चक्कर के चक्कर में घन चक्कर हो रहा है, ये फैराडे ने बताया था। इसके दो लॉ है, दोनों ही लिखें तो ज्यादा बेटर है। वैसे इसने 3/4 का बोला है तो एक भी लिख सकते हो। लेंज लॉ ने क्या बोला कि भाई ये फ्रेंड जोन वाला चक्कर है, क्या कि साउथ पास में जाएगा तो ये साउथ की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पास में जाएगा तो नॉर्थ की तरह, या साउथ दूर जाएगा तो नॉर्थ की तरह। मतलब क्या, अपने ओरिजिन का, जिस वजह से ये ओरिजिन हुआ है उसी का अपोज करता है। दूर जाता है तो कहता है दूर मत जा भाई, पास आ जा। पास आता है तो कहता है नहीं नहीं पास मत आ भाई, दूर चला जा। ऐसा रुका हुआ रहता है तो ठीक है इसके। ये किसने बताया था? लेंज ने। लैंग्वेज में तो लिखा होगा ना, क्या लैंग्वेज लिखी है बताना है ना। फिर क्या कर रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर प्योरली कैपेसिटेंस सर्किट, है ना, और सीरीज एलसीआर सर्किट। चलो तो इसके लिए निकालते हैं, निकाल के बताऊं क्या? आता होगा वैसे, अगर आ रहा हो तो स्किप कर देना, आगे वाले क्वेश्चन देख लो सीधे से। खैर इसको देखते हैं। प्योरली कैपेसिटेंस का क्या मतलब होगा कि यहां पे हमने एक कैपेसिटर को जोड़ के रखा हुआ है और एसी दिया हुआ है। इनपुट आप हमेशा क्या देते थे? V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और Q इक्वल्स टू CV याद है? Q इक्वल्स टू CV, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं Q मेरे को निकालना है तो I Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I dt ना, हाँ ठीक है। dq अपॉन में dt इक्वल टू में I, ठीक है। तो Q इक्वल टू C है ही है, V क्या हो जाएगा? V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पे क्या आ जाएगा? I इक्वल्स टू dq अपॉन dt। तो C V नॉट को बाहर पटको, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी। ये तो शॉर्ट में बता रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ करंट चाहिए, है ना। करंट निकालेंगे तभी तो पावर आएगा इसका। कॉस ओमेगा टी और कॉस का एक और मसला साथ में डाल दो, ठीक है। तो I इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? V नॉट अपॉन में 1 बाय ओमेगा C कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? I नॉट, कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे? साइन, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम? साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस पाई बाय 2 डालना पड़ेगा, ठीक है। प्लस ही डाल देते हैं, है ना, माइनस डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्लस पाई बाय 2। तो ये I की वैल्यू आ गई है, V की वैल्यू आ गई, तो पावर फैक्टर P निकाल सकता हो। V I तो P इक्वल्स टू V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी, और क्या इसकी भी जरूरत नहीं, सीधे यहीं रख दो ना, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया? P इक्वल्स टू V नॉट I नॉट अपॉन में 2, और ये आ गया साइन 2 ओमेगा टी, है ना। तो आपको पता है साइन 2 ओमेगा टी, अगर एक एवरेज साइकिल अगर आप लोगे साइन 2 ओमेगा टी का, तो वो क्या मिल जाएगा? 0। तो इसका पावर क्या है? 0, ठीक है। और रेजोनेंस सर्किट के लिए अगर निकालोगे, वैसे तो रेजोनेंस के लिए भी सेम ही मार्क्स दे रहा है। आपको करना क्या था? आपको सिर्फ इतना ही करना था, ये वाली चीज ओनली, ठीक है, ज्यादा नहीं करना था। ये पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपको I की वैल्यू आती है तो, है ना। LCR में अगर अपन बात करें तो LCR के लिए इनपुट तो आप यही दोगे, V नॉट साइन ओमेगा टी। करंट जो मिलेगा वो क्या आएगा? I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कुछ फाई मिल जाएगा वहां पे, है ना। तो अब अपने को क्या करना पड़ता है? P इक्वल्स टू V नॉट I नॉट, V इंटू I जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो P इक्वल टू V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी, तो रहने दो, इसको खोलो तो क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो P इक्वल्स टू क्या आ गया? V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? V नॉट I नॉट साइन फाई और फिर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये अगेन वही फॉर्मूला बन गया जो भी बना था। और ये वाला क्या है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसका जो एवरेज लोगे तो क्या बन जाएगा? V नॉट I नॉट कॉस फाई, और इसकी वैल्यू क्या होती है? बाय 2। साइन स्क्वायर ओमेगा टी एवरेज साइकिल में क्या देता है? 1/2, और ये क्या हो जाएगा? इसकी वजह से ये पूरा का पूरा 0। तो ये इसका पावर फैक्टर आ गया। बस इतनी सी बात बतानी थी आपको, है ना। नेक्स्ट क्या है? डिस्क्राइब एनी 3 एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो इसमें लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर कौन कौन से लॉस होते हैं? तो एक तो आपको पता है कॉपर लॉस, ठीक है ना। जो ट्रांसफॉर्मर होता है, उस ये जो वायर होती है वो किसकी होती है? कॉपर की, ठीक है। तो जैसे जैसे इधर से करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा? हीट होगा, और हीट होने की वजह से क्या होगा? इसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट थोड़ा थोड़ा क्या होगा? रिड्यूस होता जाएगा, दैट इज कॉपर लॉस, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके अंदर? और होता है इसके अंदर एक वो हमिंग साउंड। आपने देखा होगा कि जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसके आसपास अगर जाए तो थोड़ी बहुत वो आवाज करते रहते हैं, है ना, आवाज आती रहती है उसके अंदर से।
वो गिर करके ऐसी अजीब सी, तो वो जो आवाज है उसको बोलते हैं हमिंग साउंड, है ना। ये साउंड किस वजह से होती है, ये बहुत तेज ट्रैवल करता है ना, तो वो ट्रैवलिंग की वजह से, ठीक है, स्पार्किंग की वजह से एक हल्का हल्का सा साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसको इंसुलेशन लगा करके रिड्यूस किया जाता है कि हमिंग साउंड बहुत ज्यादा ना हो, वो भी एक लीकेज का रीजन है। और क्या होता है, फ्लक्स लीकेज होता है इसके अंदर, है ना, फ्लक्स लीकेज, भाई ये बन रहा है तो इसके अंदर भी सेल्फ इंडक्टेंस डेवलप हो रहा है, यहां भी सेल्फ इंडक्टेंस डेवलप हो रहा है, तो वो सेल्फ इंडक्टेंस क्या कर रहा है, फ्लक्स लीकेज कर रहा है ना, तो इसके और फिर क्या कर रहा है, इसको मिनिमाइज करने के क्या तरीके हैं, जैसे कॉपर लॉस है, इसको मिनिमाइज करने का क्या तरीका है, इंसुलेटिंग कॉर्ड लगाते हैं, हमिंग साउंड के लिए एक इंसुलेशन यूज करते हैं, फ्लक्स लीकेज के लिए क्या करते हैं, वही इंसुलेटिंग कोड लगाते हैं, इसके अराउंड जो है एक वो ऑयल टाइप का आता है वो भर दिया जाता है, ठीक है, फ्लक्स लीकेज को रोकने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या कह रहा है, डिफाइन द फॉलोइंग, ओके, फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना को अपने को बताना है। वर्क फंक्शन क्या होती है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो अपोजिट डायरेक्शन में हम पोटेंशियल देते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाए, रुक जाए, उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसके बारे में 3-3, 4-4 लाइन लिखनी थी, इससे नंबर मिलेंगे। फिर कह रहा है कि सीजियम है जिसका आपको वर्क फंक्शन गिवन है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो वर्क फंक्शन अपने को गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11। आसान से न्यूमेरिकली आए हैं, वैसे तो आसान ही पूछा जाता है लेकिन ठीक है। क्या होगा, h न्यू नॉट आपको फाइंड करना था। ये 2.14, तो 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन में h यानी 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 कर लोगे तो ये न्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है वो अपनी बुक में फ्रीक्वेंसी नहीं, आपको लैम्डा फाइंड करने के लिए शायद दिया हुआ था, है ना, नोट्स में भी था ऐसा क्वेश्चन। फिर है कि टोटल एनर्जी 13.6 है, तो काइनेटिक और पोटेंशियल कितना होगा, बहुत आसान से, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, प्लस होती है, तो प्लस का 13.6, ठीक है। अब और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। 13.6 है, टोटल मेरे को माइनस का 13.6 बनाना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे कितना आ रहा है, 6 6 12 3 3 6 और 7 और 2 20.7 इलेक्ट्रोवोल्ट, है ना, आसान सा सवाल एक लाइन का। चलो खैर, राइट टू ड्रॉबैक्स, हाँ ठीक, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड की कोई दो कमियां, बहुत सारी कमियां हैं वैसे तो, है ना, दो कमियां जो कि बहुत आसान सी वो बता सकते हैं अपन। क्या, एक तो ये था कि भाई उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, है ना, चक्कर लगा रहा है, क्यों चक्कर लगा रहा है भाई, क्या समस्या है, अंदर क्यों नहीं जा रहा, क्या दिक्कत है, तो वो ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा था स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या कुछ भी लिख सकते हो, जो भी स्टार इफेक्ट, जिमान इफेक्ट, बहुत सारी दिक्कतें, जो बोर मॉडल की कमी आती वो तो इसकी थी। चलो खैर, नेम द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अरे वाह, कल ही क्लास में बच्चों से डिस्कस किया था, आज ही आ गया। विजिबल किसमें होता है, सेकंड वाले में, लाइमन के बाद कौन आता है, बाल्मर, तो उसमें आएगा, ठीक है। और इस चीज के आधे नंबर मिल रहे हैं आपको। अरे वाह, ये क्वेश्चन भी कल डिस्कस किया हुआ है क्लास में, वो आ गया। रेडियो एक्टिव डिके लॉ लिखना है, ठीक है। रेडियो एक्टिव डिके क्या है कि रेट ऑफ डिके जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके इनिशियल अमाउंट के, इक्वल कर दोगे तो लैम्डा एन नॉट आ जाएगा, ठीक है। और हाफ लाइफ फाइंड करनी है तो टी हाफ क्या हो जाएगा, 0.693, और यहाँ पे भी वैल्यू कितनी है, 0.693 पर मिनट, ये कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 मिनट। आसान सी बात है। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉरी, डिफाइन द फॉलोइंग, आधे नंबर का है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, दो न्यूक्लियस का आपस में, वैसे पेपर छोटा भी है देखा जाए तो, बहुत जल्दी डिस्कशन हो रहा है, आधे घंटे में तो सेक्शन बी तक पहुंच गए। डिस्कशन में भी टाइम लगता है अगर पेपर बड़ा हो जाता है ना, तो मतलब इसका हिसाब से आपका पेपर 3 घंटे से पहले हो गया होगा, अगर हो गया होगा तो बताना मेरे को। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, दो अलग अलग न्यूक्लियस आके जुड़ जाए, फ्यूज हो गए, साथ में जुड़ना, फिजन अलग अलग हो जाना, है ना। मास डिफेक्ट क्या होता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनको देखा तो जो एक्चुअल मास है वो इससे कुछ कम आ रहा है, तो वो कम क्या, वो जितना कम आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। भाई यही था ना, डेल एम इक्वल टू, मैंने ले लिया जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन तो जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन। और इसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, एम कैपिटल एन बोल देता हूं, ठीक है ना, तो ये हमारा मास डिफेक्ट कि भाई इतना मास कहां गया। देखा जाए तो इन दोनों के मास की, इतने प्रोटॉन है उसके अंदर, इतने इलेक्ट्रॉन है, यही मास टोटल होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, इससे थोड़ा सा कम हो गया, तो वो कहां गया, उसको हम बोल देते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। चलो सेक्शन सी पे आ जाते हैं। ड्रॉ लेबल डायग्राम सर्किट डायग्राम ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, डेराइव इट्स कंडीशन फॉर व्हाट, जीरो डिफ्लेक्शन इन ब्रिज, ठीक है। जीरो डिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब होता है दोनों रेशियो इक्वल होंगे, ठीक है। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, ओके, डेराइव द कंडीशन। हाँ, जब रेशियोज इक्वल होते हैं तो वो रेशियो इक्वल करने की डेरिवेशन है, याद है ना, करके बताना हो तो बता देना, बता देंगे, ठीक है ना। वाओ,
ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अच्छा, सोलेनॉइड का आया है। और ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम। आसान सी बात है, शॉर्ट में बता दूं क्या? कॉइल नहीं है ये, एक हमने ले लिया, इसके ऊपर क्या कहते हैं, कोई इंसुलेटेड सिलेंडर ले लिया, उसके ऊपर हमने क्या करा, कॉपर की वायर चढ़ा दी और इसको हमने लगा दिया ऐसे करके, ठीक है। तो इधर करंट फ्लो हो रही है, ऐसे करंट फ्लो होगी तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को चेक करना था तो हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल डाल दी, है ना, P Q R S, और एम्पियर का लॉ लगा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ पी क्यू लेंथ, ठीक है, और BDS BDL cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ फिर QR की बात कर लेंगे, BDL, यहां पे cos क्या हो जाएगा 90, है ना, लेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो डायरेक्शन क्या कहते हैं एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। बाहर वाले में तो मैग्नेटिक फील्ड खुद ही जीरो हो जाता है, RS BDL cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन, और कौन बचा SP, इसके अंदर भी cos 90 हो जाएगा, BDL cos 90 इक्वल्स टू म्यू नॉट टोटल करंट I, और ये जीरो, ये भी जीरो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो इसलिए ये जीरो, तो यहाँ पे क्या आ गया ओनली BDL, B इंटीग्रेशन ऑफ DL, क्योंकि यहाँ cos क्या था 0 डिग्री, इक्वल टू म्यू नॉट I, DL पूरी लेंथ क्या हो जाएगी L, है ना, तो B इसको इधर भेज दो, म्यू नॉट I बाय L, n नंबर ऑफ टर्न है तो क्या हो जाएगा N I बाय L, कहीं कहीं पे स्मॉल n होता है, या n बाय L को मैं क्या लिख सकता हूं म्यू नॉट N I, है ना, मुन्नी का फॉर्मूला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कई बच्चे इसमें बता रहे हैं कि उन्होंने यंग्स का इंटरफेरेंस पैटर्न का जो डेरिवेशन था y1 प्लस y2 वाला वो किया है। एक्चुअली यहां पे ये नहीं करना था, y1 प्लस y2 वाला नहीं करना था। कौन सा? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हम ये वाला डायग्राम है ना डबल स्लिट का, ऐसे करके जो डायग्राम था ये यूं वाला, ठीक है, और यहां से ये वाला, ये S1 ये S2 ये P, ठीक है, ये वाले, ठीक है ना, कि इसके सेंटर से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने D ले ली लेट्स से, है ना, और ये वाली डिस्टेंस हमने मान ली X, तो ये A है मान लो, तो ये X माइनस D बाय 2, और ये जो पूरी अगर बात करूं तो ये क्या हो जाएगी X प्लस D बाय 2, यहां तक इसको B मान लो। तो ये S1P माइनस S2P जो फाइंड करते हैं ना, ये वाली डेरिवेशन अपने को करनी थी, ठीक है। अगर ये वाली करिए तो आपका आंसर सही है, और ये वाली नहीं करके अगर आपने y1 और y2 का जो वेव इक्वेशन होता है वो अगर कराए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो कितने नंबर का है ये? 3 नंबर का। सेक्शन डी पे आ गए, वो जल्दी नहीं आ गए, हाँ खैर। सेक्शन डी में एक तो मिरर इक्वेशन, सिंपल वाली मिरर इक्वेशन, ठीक है। मैंने बच्चों को कहा था बच्चों ये आने के चांसेस तो नहीं है, तो ये गलत हो गया मेरा बोला हुआ, सॉरी उसके लिए, ठीक है। और वाला तो खैर कहा था कि प्रिज्म आ सकता है, ठीक है ना। तो ठीक है, दोनों में से कोई एक आ गया है, कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? सबसे आसान, रेक्टिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन पता है ना, ये वाला डायग्राम ट्रांसफार्मर वाले जैसा। हम बेसिकली ये यूज क्यों करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे डिवाइस जहां पे अल्टरनेटिंग करंट काम नहीं करते वहां पे हम क्या करते हैं? रेक्टिफिकेशन करते हैं। रेक्टिफिकेशन मतलब एक वेव, जैसे एक वेव है आपके पास, तो इसके एक पार्ट को मॉडिफाई कर देना, मॉडिफिकेशन, जैसे इतने को मॉडिफाई कर दिया, है ना, एक डायरेक्शन से करंट जाने देगा, दूसरे से नहीं जाने देगा, ऐसा करके। फुल वेव के लिए बनाना था, तो फुल वेव के लिए अगर बनाना है तो क्या करेंगे? बीच में से एक कनेक्शन ले लेंगे और उस कनेक्शन पे लोड लगा देंगे और यहां पे एक और डायोड लगा देंगे, तो इसका रेक्टिफिकेशन कंप्लीट रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, ऐसा वाला, है ना। शो द इनपुट एसी वोल्टेज एंड आउटपुट, तो मतलब ये डायग्राम भी आपको बनाना था, ये डायग्राम तो बनाना ही था, और फिर इसके बारे में कुछ बातें लिखनी थी, जैसे रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन लिख दी, है ना, सबके मार्क्स दिए हुए। रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन अगर लिखी है तो आधा नंबर, इसका प्रोसेस अगर एक्सप्लेन किया है कि भाई ये D1 D2 कब ऑन रहेगा, कब D1 में से फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, कब D2 में से फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, कब इसमें से रिवर्स बाइसिंग होगी, इसको एक्सप्लेन किया है तो उसके मार्क्स हैं, ठीक है ना। तो 4 मार्क्स का है लगभग मेरे ख्याल से 2 पेज इसके भर गए होंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। इसका मैंने YouTube पे वीडियो भी डाला हुआ है ना, बड़ी मेहनत लगी थी उसको बनाने में, क्योंकि पहला वीडियो डाल रहा था और मुझे बोलने भी नहीं आता था, तो बोलने इन द सेंस ठीक से बोलना अभी भी नहीं आता, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे है कि हाँ दोस्त ही हैं सारे सामने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले ऐसे था, पता नहीं कौन है 100 सब्सक्राइबर भी नहीं थे उस टाइम पे, तो ऐसा डालता। तो वीडियो देख लेना, जो उसमें अगर वो वाला पूरा लिख के आए हो ना, तो ये मान लो कि पूरे में से पूरे नंबर है 4 नंबर, है ना, कोई भी एक नंबर काट लेगा तो मेरे को बता देना, टीचर से लड़ जाएंगे अपन, ठीक है। जिन्हें डायोड का डायग्राम बनाना है, वाह मैं बना देता हूं, ठीक है। तो क्या आएगा? ये ऐसा, ठीक है, और
पीएन जंक्शन का ये भी मैं बनाऊंगा, ये वाला। ठीक है, तो ऐसा, तो बस इतना ही पेपर था, यही सारी बातें थी। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको डाउट है कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ था कैसे नहीं, और मैंने इस वीडियो में अगर ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं पर्सनली कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बता दूं। और सच में पेपर एनालिसिस करके यही पता चल रहा है कि पेपर बहुत आसान था। आई होप आप लोगों ने भी पेपर उतना, आप लोगों को पेपर भी उतना ही आसान लगा होगा जितना मुझे लग रहा है। ऐसा होता है कई बार टीचर को आसान लगता है, बच्चे कहेंगे सर हम जानते हैं, हमारी फीलिंग क्या है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो आसान था। आप लोग बताइए कि आसान था या नहीं था। बाकी देखते हैं, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।